हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में संविधान की विशेषता के बारे में चर्चा की है, जिसमें से हम लोगों ने केंद्र और संसदीय शासन व्यवस्था तक बात कर चुके थे। अब हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। चूंकि संविधान की पहली विशेषता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई हुई है, इसे दूसरी विशेषता है कि संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई हुई है। तीसरी विशेषता क्या है? तो तीसरी विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण। मार्कर कर ला देंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पृथक्करण। अब शक्तियों का पृथक्करण देखिए, विभाजन और पृथक्करण का अर्थ अलग अलग होता है। पृथक्करण का अर्थ सरकार के संदर्भ में किया जाता है, और विभाजन का अर्थ जो होता है वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में किया जाता है। देखिए, पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। राज्य के कितना अंग है? सरकार के कितना अंग है? 3। कितना है सरकार के अंग? सरकार के कितना अंग? 3। कौन कौन अंग? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय। भारतीय संविधान की विशेषता यह कि शक्तियों का पृथक्करण। आखिर ऐसा क्यों किया गया हमारे संविधान में कि शक्तियों का पृथक्करण? अब आवश्यकता क्या थी? चूंकि मान लीजिए, आप घर पे उदाहरण दे देते हैं। ये घर है, ठीक? ये घर है, इस घर का मालिक पिताजी है, ठीक? इसमें हम 4 भाई हैं, ठीक? अगर सारे के सारे शक्ति अगर पिताजी को हम दे दें तो हो सकता है कि पिताजी तानाशाह हो जाए, निरंकुश हो जाए। हो सकता है ना, वो तानाशाह हो जाए, किसी का वैल्यू ना ले, जो मन करे वो करे। तो इसलिए आवश्यकता है कि पिताजी के शक्ति के साथ साथ इन सभी भाइयों को भी शक्ति की दिया जाए, ताकि पिताजी निरंकुश ना हो सके। निरंकुश का अर्थ होता है कि तानाशाह ना हो सके। इसलिए आवश्यकता है कि पिताजी के साथ साथ इन बेटों को भी शक्ति दी जाए। लेकिन पिताजी के ये भी जरूरी है कि बेटा के शक्ति पिताजी से ज्यादा नहीं दिया जाए, न ताकि बेटा पिता से अलग हो जाए। अब आ जाइए भारत के संदर्भ में। भारत है, भारत है और भारत में आवश्यकता थी कि सरकार है। भारत में क्या है? सरकार है। तो सरकार निरंकुश ना हो जाए, यानी कि सरकार निरंकुश ना हो, यानी सरकार तानाशाह ना हो। इसलिए जरूरी था कि सरकार के अंगों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण किया जाए। व्यवस्थापिका, यानी सरकार के अंग क्या है? अगर सरकार निरंकुश होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार के पास पूरा शक्ति रहेगा तो सरकार निरंकुश हो जाएगा। यानी कि सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग शक्ति दी जाए, और तीनों एक दूसरे को क्या हो? समरूप हो, यानी एक दूसरे को सहायता प्रदान करे, एक दूसरे का विरोधी न हो। यह भी कहा गया है। व्यवस्थापिका अगर कानून बनाती है, अगर सिर्फ व्यवस्थापिका के पास सभी कानून होता कि व्यवस्था क्या, अगर एक ही व्यक्ति के पास अगर कानून बनाने का अधिकार होता, कानून लागू करने का अधिकार होता, उसके जांच करने का अधिकार होता, तो क्या होता? निरंकुश हो जाता, जे मन होता जे बना देता। लेकिन भारतीय संविधान जो हमारे संविधान निर्माता ने के पास बहुत ज्यादा ये थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए ताकि
सभी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो, यानी एक दूसरे को क्या हो, एक दूसरे का सहयोगी हो, लेकिन एक सभी का शक्ति एक दूसरे से अलग हो। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। इसका काम क्या है? न्यायपालिका के जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कानून बनाई है वो संविधान के, जो व्यवस्थापिका कानून बनाई है वो संविधान में दी गई है कि नहीं, तथा संविधान की प्रक्रिया के अनुसार बनाई है कि नहीं, इसका जांच करने का अधिकार किसका है? न्यायपालिका का। कि कुछ भी बना दी, ठीक है, जो ये जांच की, ये जो कार्यपालिका जो लागू की है वो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र लागू की है या नहीं, इसका जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। तो देख रहे हैं एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है कि नहीं। अगर ये मनमानी चलेगा तो ये उस पर नियंत्रण लगा देगा, ये मनमानी चलेगा। अगर न्यायपालिका अगर मनमानी चलेगा तो व्यवस्थापिका महाभियोग के लिए कदाचार के दोषी में इसको न्यायपालिका को हटा दे। तो एक दूसरे का क्या है? पृथककरण। एक लास्ट है, इसीलिए पृथककरण अपनाई गई। एक लास्ट जो है वो है क्या? लास्ट क्या है? तो लास्ट एक है कि मूल अधिकार। मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार है ये भी संविधान में समाहित किया गया है। संविधान की विशेषता में से एक विशेषता इसको भी माना जाता है। क्यों? देखिए, मूल अधिकार का अर्थ ही होता है सरकार के विरुद्ध, यानी कि सरकार के विरुद्ध मूल अधिकार का अर्थ होता है। हो सकता है मूल अधिकार का अर्थ होता है, हो सकता है कि सरकार मूल अधिकार पर, क्योंकि मूल अधिकार में क्या होता है, सरकार को करने के लिए मजबूर करता है, कुछ करने के लिए कि आप कुछ कीजिए, करने के लिए, माफ कीजिएगा, करने से मना करती है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। यानी जन्म, नस्ल, जन्मस्थान, उसके बाद धर्म, जन्मस्थान, भाषा, इन सभी के आधार पर हमें वंचित नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें सरकार विधि के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करेगी, अस्पृश्यता का समाप्त करेगी, उपाधियों का समाप्त करेगी, ये सब दिया गया। मूल अधिकार है, ठीक। तो मूल अधिकार क्या है? मूल मतलब क्या होता है? हमारे जीवन में ऐसे कुछ, हमारे जीने के लिए तो कुछ ऐसे तत्व होंगे जो जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो वो क्या हो गया? मूल अधिकार। तो सांस हो गया, सांस के बिना तो जी नहीं सकते, तो सांस भी नहीं है मूल अधिकार। पेड़ है, पेड़ भी नहीं है, पेड़ है, पेड़ कैसे? तो पेड़, जब तक पेड़ नहीं लगेगा सांस का उत्सर्जन हो भी नहीं करेगा। कैसे नहीं होगा? पेड़ नहीं रहेगी, पेड़ भी नहीं है, सूर्य है, सूर्य है। कैसे? अगर पानी सूर्य से अगर वो खाना नहीं बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो पेड़ विकसित नहीं होगा तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करेगा तो हमें प्राप्त नहीं होगा, जब हमें प्राप्त नहीं होगा तो हमारे, तो मूल कौन सी हो गया? पेड़। उसी प्रकार व्यक्तित्व का विकास, माने हम अपना विकास करने के लिए हमें जो तत्व है, उन तत्वों के बिना हमारा व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। जब व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या होगा? एक जीना संभव हो जाएगा। तो उसी को मूल अधिकार कहते थे। इसको भी संविधान में लागू किया गया। थैंक यू सो मच। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा तब ये समझ में आएगा। थैंक यू।